गाइस नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दृष्टि में। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम चर्चा करेंगे वर्णमाला, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी कितने उपभेद होते हैं, इन सब बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की वर्णमाला में। वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वर्ण और प्लस माला। माला शब्द से तात्पर्य और वर्ण शब्द से तात्पर्य। वर्ण शब्द का तात्पर्य यह है कि ध्वनि, जो ध्वनि है, वायु जो मुख से हमारी निकलती है जिससे एक ध्वनि प्रतीत होती है हमें, वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह बेसिकली सार्थक रूप में हमें सुनाई देती है, तो इसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के समूह को जब क्रमबद्ध रूप में हम लिख देते हैं तो उसी को एक माला कहते हैं, यानी वर्णमाला, वर्णों से सजाई गई एक क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। बेसिकली लिखावट के आधार पर हम स्वर को 13, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वर को और मात्रा के दृष्टिकोण से हम स्वर को 11 संख्याएं इसकी होती हैं। इसके बाद व्यंजन की बात करें तो व्यंजन लिखावट के दृष्टिकोण से और उच्चारण के दृष्टिकोण से जो वर्णमाला है 39 होती है। यहाँ एक स्वर आगे जुड़ जाता है, यह संयुक्त व्यंजन में आता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के वर्णमाला जो होती है वो 52 इसमें अक्षर होते हैं, जिसे हम आक्षर, यानी वर्ण एक आक्षर जिसका क्षरण ना हो सके, ये अक्षर है। इसके 3 रूप होते हैं, इनके 3 आधार होते हैं। इन 3 आधारों पर इनका वर्गीकरण करते हैं। वो 3 आधार कौन कौन से होते हैं जिन पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं, देखेंगे। पहला आधार है जो हमारे पास, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा जो आधार हमारा संवेग के आधार पर, वायु संवेग, यानी जब हमारे मुख से वायु निकलती है तो दूसरा जो का वायु संवेग के आधार पर इसका डिफाइन करते हैं। तीसरे भाग में हम इसके तारत्व की बात करते हैं। किसमें? तारत्व। तारत्व के आधार पर इसको, वर्णमाला को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 भाग स्वर और व्यंजन में हमने देख लिया था, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर अलग अलग जगह से उत्पन्न होते हैं, इसी तरह से व्यंजन भी उच्चारण के आधार पर अलग अलग जगह से होते हैं। इन सब बातों को देखेंगे। वायु में भी वायु कभी कम निकलती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है और कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जिससे हमें यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में। इसके बाद तारत्व के आधार पर, तारत्व में क्या है? गर्जना, जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज मोटी होती है, जबकि पतली आवाज बांसुरी की देखें तो पतली आवाज होती है। तो दोनों के तारत्व में कुछ अंतर होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। तो ये भी वर्णों को डिफाइन करने का एक माध्यम है। तो 3 तरह से हम वर्णों को डिफाइन करते हैं। इन तीनों भाग में से सबसे पहले हम बात उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 भाग हैं। हमने देखा कि एक स्वर है और एक स्वर। स्वर में अलग अलग भेद हैं, उन भेदों को डिफाइन करेंगे। इधर स्पेस कम है तो इस तरफ देख लेते हैं। स्वर में हमें सबसे पहले ह्रस्व, क्या कहते हैं इसे? ह्रस्व। फिर दीर्घ स्वर होते हैं, फिर प्लुप्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर हम पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या है और प्लुप्त स्वर के अंतर्गत क्या आता है, इसके विषय में देखेंगे। ह्रस्व स्वर सबसे पहले देखेंगे।
हर्ष स्वर में छोटा, छोटी, छोटो और री, ये हर्ष स्वर में आते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में जो बड़े हैं इससे दीर्घ स्वर में सभी आते हैं। दीर्घ स्वरों को हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक तो संयुक्त स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं को हम दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दो तरह से दीर्घ स्वर 4 होते हैं, संयुक्त स्वर 7 होते हैं। सॉरी, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों में डिफाइन करें तो 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं और 3 जो हैं दीर्घ स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं। तो दीर्घ स्वरों में जो 4 हैं वो है बड़ा, बड़ी और बड़ो, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके बाद जो संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। हमारे पास 2 अंक और अह 2 और अक्षर दिए गए हैं। इन 2 अक्षरों को हम कहते हैं, एक को हम अनुस्वार कहते हैं और दूसरे को हम विसर्ग कहते हैं। दोनों को मिला के हम अयोगवाह कहते हैं। बेसिकली संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं स्वर के भेद। इसके बाद उच्चारण के आधार पर हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन भी उच्चारण के आधार पर अलग अलग होते हैं। कौन कौन होते हैं इन्हें देखेंगे। देखिए, ये व्यंजन टोटल हमने बताया कि 39 होते हैं। इसमें हमें ये जो 5 दिए गए हैं ये 5 वर्ग हैं। जैसे इसी को हम का वर्ग कह देते हैं, इसे हम चा वर्ग कह देते हैं, इसे हम टा वर्ग कहते हैं, फिर हम ता वर्ग और फिर पा वर्ग। इस तरह से ये 5 वर्ग हमने डिफाइन किए और 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के रूप में जानते हैं। इन 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के रूप में जानते हैं। इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को टच करती है, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अलावा हमारे पास या, रा, ला, वा है। इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख के अंदर से कहीं ना कहीं होता है। सभी वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर से ही होता है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में या जब वायु हम लेते हैं तो वायु बाहर ना आने की बजाय वायु अंदर जाती है, इसलिए हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कहें या तो हमारा मुख ओपन हो जाता है और वायु हमारे अंदर खिंच जाती है। इसी तरह से हम कहेंगे रा तब भी जाएगी, ला कहेंगे तब भी और वा कहेंगे तब भी। तो ये 4 जो हैं हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है। ठीक इसके बाद बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा को हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे, या इसी को हम कभी कभी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं या ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में हमारे मुख से अत्यधिक वायु निकलती है, संघर्ष करते हुए निकलती है। तो ऊष्मा जो वायु में ऊष्मा है वो अधिक निकलती है। गर्म, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ गर्म होता है, तो वायु अधिक गर्म होके क्योंकि संघर्ष करते हुए निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो ऊष्म हो जाएगी। तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे या संघर्षी व्यंजन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है छ, त्र, ज्ञ और स्रा को भी हम देखते हैं। तो ये आते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। संयुक्त व्यंजन क्योंकि जैसे संयुक्त का अर्थ होता है मिलन या जोड़। जब इन वर्णों का उच्चारण 2 वर्ण से मिलकर बना हुआ है,
इन्हीं में से दो वर्ण मिलकर इन वर्णों का निर्माण किए हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन इनका निर्माण करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। इसके बाद बात करें, देख लेते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार हैं और इन चारों में हम छ क्या होगा, का। एक तो हमारे पास का आएगा और उसके साथ खट्टी सा, नीचे हलंत भी लगा रहेगा, याद रहे। तो छा होगा। त्रा में ता और रा मिलकर त्रा बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में जा, ज्ञा में जा और क्या होगा, इया। जा और इया से ज्ञा होगा। फिर नेक्स्ट है स्र, स्र में बड़ा सा और रा। तो इस तरह से ये मिलकर चार संयुक्त वर्णों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, हमारे पास दो और व्यंजन मिलते हैं। लिखावट जब हम करते हैं तो वाक्यों में हमें इनका प्रयोग करने के लिए मिलता है, जिसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन दो गुण, जिसमें दो गुण पाए जाएं, यानी सामान्यतः जो व्यंजन है वहां प्रयोग इनका अलग तरीके से हो, लेकिन जब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें तो वाक्यों में इनका प्रयोग अलग होता है, इसलिए इन्हें द्विगुणिक व्यंजन कहते हैं। दो गुण कौन कौन से होते हैं, एक होता है ढा और एक होता है ढा। तो ये दो हमारे पास द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये दो गुण लेकर चलते हैं, इसलिए दो गुणी कहलाते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आयोगवाह में हमने आपको बता ही दिया था कि अंक और आ आते हैं। तो ये वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन के कुल स्थान थे। अभी स्पर्श व्यंजन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये चार वर्ग जो थे, इन चार वर्गों का उच्चारण हमें देखना है कहाँ कहाँ होता है। तो का खा गा घा अंग जो वर्ण वर्ग है, यानी का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। किससे, कंठ से उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें कंठ उच्चारण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। हमारी जीवा इनके उच्चारण में तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालु व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टावर। टावर का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्ध व्यंजन कहते हैं। इसके बाद तावर का उच्चारण दंत से होता है, यानी जब ता था दा धा ना का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जिह्वा दांत से स्पर्श करती है, इसलिए दंत व्यंजन कहे जाते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है पा फा बा भा मा। और पा फा बा भा मा यानी पा वर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे उच्चारण करते समय हमारे ओठ आपस में मिल जाते हैं, इसलिए ऐसे व्यंजनों का उच्चारण हम ओष्ठ के माध्यम से करते हैं। तो इसे पा फा बा भा मा, ये चार पांच हैं, इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद इसी में बात करते हैं, दो हैं जो मूल स्पर्श व्यंजन थे हमारे पास। इन स्पर्श व्यंजनों में जो ये चार पांच वर्ग थे, इन पांच वर्गों के पांचवें वर्ण को हम नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी कुछ वायु नासिका से भी निकलती है, इसलिए इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। तो इतनी सारी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आगे भी हम कुछ और डिटेल्स में चलते हैं। दूसरा भाग हमारा था वायु संवेग के आधार पर। क्या हमने
तीन भाग इसके बताए थे। पहला हमने बताया कि उच्चारण के स्थान पर, जो हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु संवेग। वायु संवेग में हमें व्यंजनों के विषय में पढ़ना है। तो जो व्यंजन हैं वायु संवेग के आधार पर कहाँ कहाँ कैसे होंगे, इनके दो भेद होते हैं। एक को हम अल्प प्राण और दूसरे को हम महाप्राण। क्या? एक को अल्प प्राण और दूसरे को हम महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, इनको देखेंगे। अल्प का अर्थ ही है कम। क्या? अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा। यानी जब ऐसे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु थोड़ी निकले और धीरे धीरे निकले, वायु थोड़ी सी निकले और धीरे धीरे निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। कम समय भी लगता है और वायु भी कम निकलती है और धीरे धीरे निकलती है। ये तीन फैक्टर्स होते हैं अल्प प्राण के। और ये तीन कौन कौन से हैं अल्प प्राण? पहला माने का वर्ग, तीसरा और पांचवा क च ट तप और ग ज ड द ब। इसके बाद पांचवा आता है ढ म ढ न म, इंगणनम। तो ये इस तरह से अल्प प्राण यानी 135 इसे याद कर सकते हैं 135। महाप्राण में जो बच जाता है वो महाप्राण यानी 2 और 4। तो व्यंजन वर्ण के जो वर्ग हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा वह क्या होगा? महाप्राण होगा। महाप्राण क्या है इसके बाद देखेंगे। तो महाप्राण में वायु क्या निकलेगी? महाप्राण यानी जो अल्प प्राण थे उससे अधिक वायु निकलेगी और उससे तीव्र गति से निकलेगी। वायु तेजी से निकलेगी और तेजी से छोड़ी जाएगी, तेजी से ली जाएगी, दोनों चीजें होंगे और ध्वनियां भी तीव्र होंगी। तो इस तरह से इसे हम महाप्राण कहेंगे। महाप्राण में वर्ण का दूसरा और चौथा आता है। महाप्राण में जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से अल्प प्राण में भी हमारे जो अंतस्थ व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन माने या र ला वा, या र ला वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में जो बचे हैं। इसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है ये आते हैं महाप्राण में। तो इस तरह से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं यहां। इसके बाद एक भाग और बचता है जिसे हम तीसरे भाग में देखेंगे। वायु संवेग हो गया, तीसरे रूप में हम इसे देखेंगे। तो यह होगा तारत्व के आधार पर। हमने बताया था कि तारत्व के आधार पर भी इसका डिफिनेशन करते हैं। तो तारत्व के आधार पर डिफिनेशन क्या करेंगे? एक होगा घोष और दूसरा होगा अघोष। घोष को हम सघोष भी कह देते हैं। तो घोष और अघोष दो तरह से तारत्व के आधार पर इसका डिफिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? तारत्व क्या है सबसे पहले इसे देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तारत्व यानी जैसे हम कहते हैं तारत्व, तो हमें एक प्रकंपन प्रतीत होता है कि कंपन करती हुई वायु निकलेगी, प्रकंपन करेगी, उस वायु में कहीं ना कहीं गर्जन होगी या वायु किसी से टकराएगी, तब जाके उसका उच्चारण होगा। प्रकंपन करते हुए जब वायु निकले तो वहां जब प्रकंपन करते हुए वायु निकलेगी तो वहां सघोष वर्ण होंगे। अब जब प्रकंपन नहीं होगा, वायु डायरेक्ट निकल जाएगी, तो वहां सघोष वो अघोष होगा। अघोष यानी जिसमें कंपन ना हो और सघोष जिसमें कंपन हो। तो देखेंगे सबसे पहले यहां सघोष को देखेंगे। सघोष में क्या है?
इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, समझने में आसानी होगी। देखिए, सघोष यानी जिसमें कंपन हो उसे कहते हैं, उच्चारण करते समय जिसमें कंपन हो उसे कहते हैं सघोष। सघोष में तीसरा क्या आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। व्यंजन का तीसरा वर्ग यानी ग और घ और अंगा, इसी तरह से सभी वर्गों में। तो यहां होगा सघोष यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, इसे सघोष कहेंगे। बाकी अघोष में क्या होगा, इनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होगा, इसे अघोष कहेंगे, जिसे हम कहते हैं 1 और 2, यानी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा, अघोष होगा। इतनी बातें हैं। इसके बाद इसी में देखते हैं जो बचे हुए वर्ण हैं कौन कौन से सघोष हैं, कौन कौन से अघोष हैं। तो अघोष में बात करें, अघोष में तो जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन के हा को छोड़ दिया जाए सिर्फ, यानी बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, ये अघोष में आते हैं। क्या आते हैं, ये अघोष में आते हैं। ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं वो अघोष में आते हैं, सिर्फ हा को वहां स्किप कर दिया जाएगा, हा को नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, बचे हमारे पास अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन हमारे आते हैं सघोष में, यानी या, रा, ला, वा, ये आते हैं हमारे पास सघोष में। और इसके साथ जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, ऊष्म व्यंजन में हमने हा को छोड़ा था, तो यहां हम या, रा, ला, वा के साथ साथ हा को भी जोड़ लेते हैं। तो हा को जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं सघोष। तो हमारे पास सघोष कुल कितने हैं इसे जानते हैं, इनकी संख्या कितनी हो रही है ये देखेंगे। सघोष में 5 ये हो गए, 5 ये और 5 ये, 15 और 5 ये, यानी 20 क्या है हमारे पास सघोष हैं। इसके बाद 5, 5, 10 और 3 और 13 हमारे पास क्या है, अघोष। इस तरह से हमने देखा कि सघोष, अघोष और वर्णों का पूरा वर्गीकरण हमने देखा 3 तरह से किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई थी। एक बार फिर से हम तारतम्य के आधार पर इसे डिवीजन कर देते हैं। 2 तरह से तारतम्य 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष, इसी को हम सघोष कहते हैं, और एक अघोष। घोष क्या होता है, जिसमें उच्चारण करते समय, जिसका जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु में क्या हो, कंपन हो। उच्चारण करते समय हमारे मुख से जब वायु निकले तो उसमें कंपन हो, तो उसे हम सघोष कहेंगे। और इनकी संख्या हमने देखी कि इनकी संख्या होती है 20। इसके बाद नेक्स्ट जो है अघोष। अघोष में वर्ण, व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण शामिल होता है। इसके साथ साथ जो शामिल होता है वो होता है हमारे पास सा और छोटा सा। तो इस तरह से इनका उच्चारण, अघोष का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंपन नहीं होता, यानी वायु जब निकलती है तो उसका कंपन नहीं होता, तो इसलिए इसे हम अघोष कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 13। उस व्यंजन के जो 3 वर्ण हैं, सा, बड़ा सा और छोटा सा, ये आते हैं अघोष में। तो आपका रिवीजन भी हो गया, और आज का टॉपिक्स बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।